आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक साथ 40 लाख लोगों की फोन कॉल से सुन सकती है, उनके मैसेजेस और इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैक कर सकती है, वो भी बिना किसी कोर्ट वारंट के। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिविलियंस के व्हाट्सएप चैट्स भी स्टेट के नजर में रहते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बस नाम का है, क्योंकि LIMS जैसे टूल्स मेटा डेटा और ट्रैफिक पैटर्न से सब एक्सपोज कर देते हैं। और इन सभी से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक और बात है, जब मन हो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जर्नलिस्ट के फोन्स और लैपटॉप्स हैक कर लेती हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सो रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट एक्सपोज करती है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर किस स्केल पर स्पाइंग करता है, उनकी ऑनलाइन फ्रीडम को कैसे सप्रेस करता है, और इसके लिए फॉरेन कंपनीज तक का सपोर्ट लेता है। आप चाहें तो ये रिपोर्ट खुद भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान का सर्वेलेंस और सेंसरशिप सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री सब ट्रैक होता है। और सिर्फ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ही नहीं, आम आदमी भी इस नेटवर्क में आ जाता है। तो आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का सर्वेलेंस सिस्टम कैसे बना, कौन से फॉरेन प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और आम लोगों पर इसका असर क्या है, और हमेशा की तरह इंडिया के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे लिए क्यों ये एक वार्निंग हो सकती है। साथ ही मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि जब कोई आम आदमी मैसेज भेजता है तो किस तरह गवर्नमेंट उसे ट्रैक कर लेती है। बाय द वे, आज की वीडियो का आइडिया एक्चुअली रिबेलियस नेचर इन भाई की कमेंट से आया था। उन्होंने पिछले वीडियो में ये टॉपिक सजेस्ट किया था। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप अपना सजेशन कमेंट में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, सर्वेलेंस पाकिस्तान में नया नहीं है। 1990s में इसके सीड्स दिखना शुरू हो गए थे। बेनजीर भुट्टो के जमाने में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने फोन टैपिंग और ईव्सड्रॉपिंग किया है अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स। तब कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 14 के प्राइवेसी राइट का वायलेशन है। लेकिन ग्राउंड पर यह प्रैक्टिस कभी भी बंद नहीं हुई। एंड अब पाकिस्तान के पास एक फुल लीगल फ्रेमवर्क है जो सर्वेलेंस और सेंसरशिप पर कवर देता है। लेकिन असल में ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक बिग लीप है, मतलब एक कवर जिसमें अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। थोड़ा अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो टेलीकॉम एक्ट 1996 के थ्रू गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स दी गई हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट किसी की भी कॉल इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का मतलब डिफाइन ही नहीं है, तो इससे मिसयूज इजीली हो जाता है। फिर इसके अलावा एक और एक्ट है पैका, मतलब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये लॉ डिफेमेशन और साइबर टेररिज्म के नाम पर जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने का टूल बन गया है। इस लॉ के जरिए पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक बैन कर दिए गए। और फिर आता है फेयर ट्रायल एक्ट 2013, जिसमें थियोरेटिकली वारंट्स मैंडेटरी हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 11 साल में एक भी वारंट फाइल नहीं हुआ। मतलब पूरा सिस्टम कोर्ट के बिना ही ऑपरेट कर रहा है। आप सोच कर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लॉ सिर्फ एक एक्सक्यूज है और ग्राउंड पर एजेंसीज बिना किसी ओवरसाइट के सर्वेलेंस कर रही हैं। ये एक टिपिकल पुलिस स्टेट का इंडिकेटर है। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में एक लॉयर का रियल केस डॉक्यूमेंट किया है। तो हुआ ये कि एक लॉयर को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में रखा गया, एंड जब वो रिलीज हुआ तो उसने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर लिखा था विद लव मार्कोट, जो कि ISI का सिंबल है। मतलब एजेंसीज ओपनली टॉन्ट कर रही थी कि तुम्हारा पूरा डेटा हमारे कंट्रोल में है। एक और केस में एक जर्नलिस्ट ने बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट बार बार हैक हुआ, OTP कोड्स इंटरसेप्ट हुए और अकाउंट लॉग आउट होता रहा। ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं थी, ये स्टेट लेवल इंटरसेप्शन था। मतलब एक आम व्हाट्सएप यूजर जिसको लगता है कि उसके चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, असल में वो सेफ है ही नहीं अगर टेलीकॉम लेवल एक्सेस किसी एजेंसी के पास हो तो। अब चलिए समझते हैं पाकिस्तान के सर्वेलेंस का टेक्निकल बैकबोन। एंड इस बैकबोन का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है LIMS, यानी लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जर्मनी की कंपनी यूटीमैको बनाती है। LIMS के थ्रू पाकिस्तानी एजेंसीज डायरेक्टली फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट एक्टिविटी इंटरसेप्ट करती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTA, मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ने एडमिट किया था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूजर बेस को सर्विलेंस के लिए अवेलेबल रखना पड़ता है। मतलब एक टाइम में 4 मिलियन से ज्यादा लोगों का डाटा साइमल्टेनियसली स्पाई किया जा सकता है। और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए UAE की कंपनी डेटा फ्यूजन का मॉनिटरिंग सेंटर नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम यूज होता है। यही नहीं, पाकिस्तान का NADRA डेटाबेस, जिसमें 228 मिलियन से ज्यादा लोगों की बायोमेट्रिक्स रजिस्टर्ड हैं, इस सर्विलेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल ID जिसमें नाम, एड्रेस, फैमिली और फिंगरप्रिंट्स सब लिंक्ड हैं। और सिम कार्ड लेने के लिए भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन कंपलसरी है। इसके अलावा 2018 में पहला वेब मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया था जिसमें कैनेडियन कंपनी सैंडबाइन की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। बाद में इसे अपग्रेड करके चाइनीज कंपनी गीज नेटवर्क्स का फायरवॉल इंस्टॉल किया, जो एक तरह से चाइना के ग्रेट फायरवॉल का कमर्शियल वर्जन है। ये फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन करता है, यानी गवर्नमेंट हर डेटा पैकेट के अंदर जाकर झांक कर डिसाइड करती है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। इसी की हेल्प से 2023 के प्रोटेस्ट और 2024 के इलेक्शंस हुए, तब पूरे देश का इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया गया था। और दोस्तों, ये फायरवॉल सिर्फ चाइनीज टेक से नहीं बना, इसमें यूएस की नियाग्रा नेटवर्क्स के फाइबर टैप्स लगे, फ्रांस की थेल्स का लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज हुआ और चाइना की H3C टेक्नोलॉजीज के सर्वर्स, मतलब पाकिस्तान की रिप्रेशन के पीछे एक पूरा इंटरनेशनल सप्लाई चेन है। इस सिस्टम में फॉरेन कंपनीज डेलिबरेटली ओपेक डील्स यूज करती हैं। इसका मतलब है कि वैसे दिखाने के लिए कोई इक्विपमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजा जाता है, बट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया जाता है। ऑफिशियली लगता है कि नॉर्मल बिजनेस हो रहा है, लेकिन असल में ये सेंसरशिप का बैकबोन बन जाता है। एंड इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर इतना डीप है कि जर्नलिस्ट ओपनली कहते हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट्स इंटरसेप्ट हो रही हैं। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि टेलीकॉम कंपनीज खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज को मेरी कॉल्स और लोकेशंस देते हैं। और सोचिए, अगर जर्नलिस्ट का सोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो जर्नलिज्म का फ्यूचर ही खत्म हो जाता है। इवन पाकिस्तान में तो जुडिशरी भी सेफ नहीं है। जजेस के घर में हिडन कैमरास मिले, पीएम ऑफिस के कन्वर्सेशन लीक हुए। मतलब एक देश जहां पीएम और जजेस सेफ नहीं है, वहां आम आदमी अपनी प्राइवेसी एक्सपेक्ट भी कैसे करेगा। बट ये सब होता कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए एक लड़का है इमरान, वो पाकिस्तान में रहता है और उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। एंड ये डॉक्यूमेंट वो किसी जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट, एक मिनट के लिए मान लेते हैं नरेंद्र को भेजना चाहता है। अब इमरान सोचता है कि मैं व्हाट्सएप पे फाइल भेज दूंगा और वीपीएन यूज कर लूंगा तो सब सेफ रहेगा। लेकिन जो चीज वो मिस कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के पास एक सिस्टम है LIMS, जो टेलीकॉम कंपनी से सीधा फोन नंबर के बेसिस पर डेटा निकाल लेता है, कौन किससे बात कर रहा है, कब, कितनी देर और कौन सी ऐप यूज हो रही है। एंड देखो, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि बिना इसके वो वहां बिजनेस नहीं चला सकते। तो जैसे ही इमरान फाइल बेचता है, LIMS उसका मेटा डेटा कैच कर लेगा, किस नंबर पर, किस टाइम पर और व्हाट्सएप जैसे ऐप का पैटर्न। अब अगर इमरान VPN चलाता भी है तो भी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का WMS, वही नेशनल फायरवॉल जो मैंने आपको बताया था जिसके पीछे चाइनीज कंपनी गीज का टेक्नोलॉजी है, ये फायरवॉल DPI यानी डीप पैकेट इंस्पेक्शन का यूज करके उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। DPI ऐसे हैं जैसे किसी लेटर का लिफाफा खोल के अंदर का लेटर पढ़ना। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक में भी वो पैटर्न्स देख लेता है, फिर जो रॉ डेटा मिलता है उसको डेटा फ्यूजन का MCNG एनालाइज करता है, लोकेशन ट्रेस करता है एंड सस्पिशियस कीवर्ड्स जैसे गवर्नमेंट क्रिटिकल या लीक, इन वर्ड्स पे अलर्ट्स देता है। और सबसे आखिरी स्टेप, इमरान का सिम अगर NADRA से लिंक्ड है तो उसके नाम, एड्रेस और फिंगरप्रिंट तुरंत मिल जाते हैं। रिजल्ट, अगले दिन एजेंसीज इमरान के घर पर खड़ी होती हैं और ये सब बहुत बार बिना किसी वारंट के होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या लेना देना, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जाने। लेकिन दोस्तों, इसमें इंडिया के लिए भी बहुत लेसन्स हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान अपने फायरवॉल को जस्टिफाई करता है डिजिटल टेररिज्म के नाम पर। यही नैरेटिव कल को इंडिया के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर प्रोपेगेंडा के नाम पर हमारी डिजिटल फ्रीडम पे भी क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा, ये एक वार्निंग है कि जब फॉरेन कंपनीज बिना अकाउंटेबिलिटी के सर्विलेंस टेक एक्सपोर्ट करती हैं तो डायरेक्टली रिप्रेशन फ्यूल होता है। म्यांमार, इजिप्ट और अब पाकिस्तान, सब जगह हमने सेम पैटर्न देखा है। और तीसरा ये है कि इंडिया खुद भी डिजिटल ID सिस्टम, सिम वेरिफिकेशन और सर्विलेंस कैपेसिटीज बिल्ड कर रहा है। आधार, CDR, स्पेशियल रिकॉग्निशन सब एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफरेंस ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी हो, वरना हम भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे जो पाकिस्तान ने अपनाया। ये सब एक कंट्रोलिंग इनविजिबल शेडो है जो हर जगह है बट दिखाई नहीं देता। एक स्टेट जो अपने ही सिटीजन्स पर ट्रस्ट नहीं करता, जो इकोनॉमी और गवर्नेंस के सॉल्यूशंस की बजाय सर्विलांस और सेंसरशिप पे पैसा खर्च करता है, ऐसा स्टेट कभी अपने लोगों का ट्रस्ट जीत भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने ये सिस्टम अकेले नहीं बनाया। जर्मनी, कनाडा, चाइना, USA, फ्रांस, सब ने अपना अपना हिस्सा दिया। टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल टूल नहीं है, ये एम्पावरमेंट भी बन सकता है और रिप्रेशन भी। इंडिया के लिए क्लियर लेसन यही है कि डिजिटल पावर को हमेशा ह्यूमन राइट्स के साथ बैलेंस करना होगा, वरना फ्रीडम सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा।
सो दोस्तों ये था पाकिस्तान के मास सर्विलेंस और सेंसरशिप सिस्टम का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।